subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारा यूट्यूब चैनल डीकेडी क्रिएशन फॉर फ्रेंड। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फिफ्थ सेमिस्टर कोड 12 जो कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, उसका एक टॉपिक जो है मोनू व्यू ऑन लॉ, स्टेट एंड गवर्नमेंट के ऊपर। फ्रेंड, आपको क्या करना है कि आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है ताकि आपको मोनू के बारे में एक ब्रीफ नॉलेज मिल पाए। फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको मोनू के बारे में और बहुत कुछ जान लेना चाहिए ताकि एग्जामिनेशन के दौरान आपके जो इंट्रोडक्शन पेपर लिखने में ये आपका मदद कर पाए। फ्रेंड, मनुस्मृति प्राचीन और धर्मशास्त्रों में सबसे प्रमुख है। मोनू के नियम शायद धर्मशास्त्र का सबसे प्रसिद्ध हिस्सा है। ये एपिक पीरियड के बाद के भाग में लिखा गया था और अक्सर उनकी अद्वितीय शैली के कारण उन्हें अलग पहचान दी गई थी। मनु के कानूनों ने हिंदू जीवन के कई पहलुओं के लिए व्यापक नियम का संचार किया, जिसमें धार्मिक प्रसाद, पवित्रता, संस्कार और कई अन्य धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं के नियंत्रित करने वाले नियम शामिल हैं। ये कोड, जैसा कि हिंदू आमतौर पर सोचते थे, गैर स्वीकृत और अनुमत आत्महत्याओं के बीच अंतर करता है। फ्रेंड, मनुस्मृति के लेखक मनु किंवदंतियों के अनुसार मानव जाति के लिए मानवता के सार को प्रकट करने वाले पहले शिक्षक हैं और सामाजिक जीवन और प्रथाओं के मानदंडों को निर्धारित करने वाले पहले विधायक थे, जिन्हें बाद में विभिन्न धर्मशास्त्रों और संहिताओं में शामिल किया गया था, जिसका नैतिक आधार था इतिहास का दृश्य। मनुस्मृति एक महत्वपूर्ण पाठ है जो संभवतः संकलित किया गया था, विशेष रूप में जाति व्यवस्था पर पारित होने के बाद शुरुआती शताब्दियों के दौरान। ये व्यापारिक दृश्य के साथ साथ जीवन के आदर्शीकरण या जीवन को कैसे जीना चाहिए इसमें शामिल है। ये मुख्य रूप से धर्म से संबंधित है, जिसमें धर्म, कर्तव्य, कानून, अधिकार, न्याय, अभ्यास और सिद्धांतों की पश्चिमी अवधारणाओं को भी शामिल किया गया है। ये हमें एक पक्षी की आंख देता है। फ्रेंड, पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है कि मनु का जन्म कैसे हुआ होगा और उनके माता पिता कौन होंगे, तो पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मनु का जन्म कैसे हुआ होगा। फ्रेंड, मत्स्य पुराण के अनुसार ऋषि मनु भगवान द्वारा बनाए गए पहले व्यक्ति व पहले इंसान थे। उपयुक्त पुराण में ये उल्लेख किया गया था कि भगवान ब्रह्मा ने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करते हुए देवी शत्रुपा, जिनको हम देवी सरस्वती भी बोलते हैं, उनका उपयोग करके बनाया और ब्रह्मा और शत्रुपा का मिलन से मनु का जन्म हुआ था। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये ब्रह्मा और माता सरस्वती के पुत्र थे मनु, जो कि पहले धरती पर आए इंसान। फ्रेंड, पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है कि ऋषि मनु कौन थे, उनके वास्तव रूप क्या है, उसके बारे में अभी हम जानेंगे। अगर हम फ्रेंड माइथोलॉजी के प्रोस्पेक्टिव में देखें, मोनू को प्राचीन भारत के पहले व्यक्ति व मानव के रूप में जाना जाता है और उनको एक लेजेंडरी स्कॉलर के रूप में भी जाना जाता है, जिन्होंने मनुस्मृति के बारे में लिखा था, जो कि हमारे संस्कृत लॉ कोड भी उसको बोला जाता है व लॉ ऑफ मोनू भी कहा जाता है। और उनको एक और चीज़ के लिए भी उनको पहचाना जाता है, क्योंकि उनको इंडियन माइथोलॉजी के मुताबिक वो धरती के व इंडियन टेरिटोरी के पहले राजा के रूप में भी माना जाता है। और एक चीज़ फ्रेंड, जितने भी हमारे मेडिवल पीरियड के जितने भी शासक थे, उनके वंशज माना जाते हैं, क्योंकि उनका जेनोलॉजी उनमें पाया गया है। आइदर वो उनके पुत्र हैं या नहीं तो उनके बेटी के रूप में वो जन्म लिए हैं, जितने भी मेडिवल पीरियड के जितने भी शासक थे। अभी हम फ्रेंड जानेंगे कि मोनू के माता पिता कौन थे। अगर हम संस्कृत टर्म में समझें तो मानव मीनिंग्स ह्यूमन, तो मानव का मतलब क्या है, ह्यूमन है, जो कि मोनू के नाम से डिनोट किया गया है। मोनू को प्रजापति जो कि ब्रह्मादेव और शत्रुपा जो कि देवी सरस्वती के वरदान स्वरूप वो जन्म हुए थे, वो उनका एक शक्तिपूर्वक एक फल था, जिन्होंने ब्रह्मा और सरस्वती के मिलन से वो पैदा हुए थे। गॉड ने अब अनंती को उनके वाइफ के रूप में भी भेजा था।
फ्रेंड, अभी हम बात करेंगे मोनूज व्यूज ऑन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ए पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर, जहां पर हम मोनू के तर्क को देखेंगे कि मोनू ने अपने राय में क्या क्या शब्द दिया है, अपना जो भी प्रोस्पेक्टिव। जनरली हम यहां पर उनके स्टेट के बारे में बात करेंगे, बॉर्नर सिस्टम के बारे में बात करेंगे और बहुत सारे चीज़ जैसे कि किन्सी भी यहाँ पर इंक्लूड है। तो आपको यहाँ पर वीडियो में बने रहना है ताकि आपको वो सब के बारे में भी आपको ईजिली जानकारी मिल जाए, जो कि अपने एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्ट में बहुत ही ज़रूरी है। फ्रेंड, पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि मोनू का राय क्या था स्टेट को लेकर, व ओरिजिन ऑफ स्टेट को लेकर उन्होंने क्या अपना तर्क दिया था, उसको पहले जानेंगे। फ्रेंड, कई विद्वान के अनुसार लोग पहले संगठित राज्यों की उत्पत्ति से पहले प्रकृति की स्थिति में रहते थे। प्रकृति की स्थिति युद्ध की स्थिति की तरह थी, क्योंकि कोई सद्भाव, शांति और सद्भावना नहीं थी। इस अवधि को मानव इतिहास में सबसे काला दौर माना जाता था। ऐसी स्थिति जो कमोबेश हॉस्पियन लिथियम के बराबर है। ऐसी स्थिति में मनुस्मृति में ये कहा गया है कि लोग भगवान ब्रह्मा के पास पहुँचे, जो उन्हें अत्याचारी जीवन से छुटकारा दिलाते थे। इस प्रकार निर्माता ने उन्हें कानून और व्यवस्था बनाए रखने और दुष्टों को दंडित करने के लिए एक राजा दिया। इस प्रकार मनु के अनुसार राज्यों एक ऐसी संस्था नहीं है जो धीरे धीरे विकसित हुई, बल्कि एक आकस्मिक रचना थी। फ्रेंड, राज्यों की दिव्य उत्पत्ति के अलावा मनु ने कहा है कि राज्य की आवश्यकता आर्थिक जरूरत से नहीं, बल्कि दुष्ट इरादों और मानव जाति की बेकाबू आदतों से थी। एक तरह से ये राज्य की दिव्य उत्पत्ति के सिद्धांतों को बढ़ाता है। अभी हम फ्रेंड जानेंगे कि मनु ने वर्णन सिस्टम को लेकर क्या कहा था। फ्रेंड, मनु के अनुसार जाति व्यवस्था या वर्ण प्राचीन हिंदू समाज के सामाजिक ताने बाने का एक अनिवार्य हिस्सा था। उनका मानना था कि वर्ण समाज में सामाजिक समरसता और शांति बनाए रखेगा। उन्होंने दृढ़ता से तर्क दिया कि एक राजा के साथ राज्य वन व्यवस्था की रक्षा के लिए अस्तित्व में आया था और शासक की ओर से कोई भी विफलता उसे शासन करने के योग्य नहीं बनाती है। मोनू ने वैदिक भजनों से प्राप्त सामाजिक संगठन का चौगुन वर्गीकरण किया। वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। ये व्यापक रूप से माना जाता था कि ये चार वर्ण भगवान के शरीर के चार अलग अलग हिस्सों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आगे विस्तार करने के लिए ब्राह्मण सिर से उठते हैं, बाहों से क्षत्रिय, जांघ से वैश्य और पैरों से शूद्र होते हैं। इस प्रकार ब्राह्मणों ने सर्वोच्च स्थान पर कब्जा कर लिया और उन्हें कानून के अवतार के रूप में कल्पना की गई थी। सामाजिक पदानुक्रम में ब्राह्मणों को दिया गया ये श्रेष्ठ स्थान उनकी पवित्रता और ज्ञान के कारण है। क्षत्रियों के सामाजिक पदानुक्रम में अलग सर्वोच्च स्थान दिया गया था। उनके अपेक्षा की गई थी कि वो अपनी वीरता से राज्य की रक्षा करेंगे, बलिदान के साथ साथ उपहार भी देंगे और लोगों की रक्षा करेंगे। मनु का मानना था कि ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध होने पर समाज अधिक सुरक्षित होगा। वैश्य का व्यापार और व्यवसाय में शामिल किया जाना था, जबकि शूद्रों को ऊपर के अन्य जातियों की सेवा के कब्जे में सीमित कर दिया गया था। उन्हें सभी सामाजिक और पवित्र सीखने से रोक दिया गया था और मनु ने उन्हें समाज में एक बहुत ही कम प्रोफाइल दिया था। इस चौगुनी वर्गीकरण को चतुर्बंध सिद्धांत कहा गया, जिससे समाज में सद्भाव बनाए रखने की उम्मीद की गई थी। मनु के अनुसार वर्ण व्यवस्था वैकल्पिक नहीं थी, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का एक ही अभिन्न अंग होना था। फ्रेंड, अभी हम जानेंगे कि मनु ने किंगशिप को लेकर क्या कहा था। फ्रेंड, मनु के अनुसार ये भगवान था जिसने एक क्षेत्र के लोगों को बचाने के लिए राजा नामक एक संस्था बनाई। इस प्रकार राजा देवियों उत्पत्ति का है और ये राजा द्वारा धारण की गई स्थिति है, जिसने लोगों को उसके प्रति आज्ञाकारिता व्यक्त की। मनु ने कहा है कि यद्यपि राजा मानव रूप में प्रकट होता है, लेकिन उसके पास भगवान के गुण हैं। राजा मनु के अनुसार हिंदू देवताओं के कुछ गुण थे, जैसे इंद्र युद्ध के देवता,
वायु वायु के देवता, यम मृत्यु के देवता, रवि सूर्य के देवता, अग्नि अग्नि के देवता, चंद्र या चंद्रमा और धन। इस प्रकार राजा को पृथ्वी के 8 संरक्षकों के अवतार के रूप में वर्णित किया गया था। इसलिए राजा सामाजिक सद्भाव, शांति और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक दिव्य रचना था। अभी हम फ्रेंड जानेंगे कि एक राजा के भीतर क्या क्या शुभ गुण होना चाहिए, जो कि हम मनु के पर्सपेक्टिव में देखेंगे कि मनु ने अपना क्या मत दिया था। मनु का मत था कि राजा ईश्वर के बगल में सबसे अच्छा है और उसे अपने और अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। एक राजा से अपेक्षा की जाती है कि वो अपने क्रोध को नियंत्रित करे, लोगों को संतुष्ट करे और बल के प्रयोग के बजाय उनकी सहमति से राज्य का संचालन करे। राजा को उन गुणों का प्रदर्शन करना चाहिए जो स्वाभाविक रूप से नागरिकों को उसका पालन करते हुए और उसके मनोभावों को बुद्धिमत्ता के माध्यम से कार्य करना चाहिए। उसे 6 वैश्य या अरिष्ट द्वारा से पार करना होगा। काम, वासना, क्रोध, अहंकार, लोभ, लालच, मोह, लगाव, मार, गर्व और मत्सर ईश्वरी यदि मनु के अनुसार इन 6 बुराइयां और कुरीतियों का नियंत्रण में रखा जाए तो समाज का कल्याण निश्चित है। फ्रेंड, अभी हम देखेंगे कि मनु ने मंत्री परिषद को लेकर क्या कहा था। फ्रेंड, मनु का मत था कि मंत्री परिषद राजा की भुजाओं, आँखों और कानों की तरह होती हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री परिषद के बिना एक राजा बिना पहिए के रथ चलाना जैसा है। उनके विचार था कि एक आदर्श मंत्री परिषद की संख्या 7 से 8 से अधिक नहीं होना चाहिए, जो सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से सहायता करते हैं और अपने कर्तव्यों के दैनिक निर्वहन में राजा को सलाह देते हैं। केवल सुजन के अलावा मनु ने इस बात पर भी जोर दिया था कि मंत्रिपरिषद के पास कुछ गुण होना चाहिए। मंत्रियों से उच्च शिक्षा, कौशल, जन्म से उच्च जाति के पुरुष, युद्ध की विभिन्नता, तकनीकों की गुण समझ और राज्य प्रणाली और इस तरह की उचित समझ के साथ अच्छे योद्धा होने की उम्मीद थी। एक मंत्री को राजा और उसकी प्रजा के बीच एक ईमानदार दलाल साबित होना चाहिए, जिससे राजा को कोई नाराजगी ना हो। मनु का मत था कि मंत्रियों का चयन वंशानुगत सिद्धांत के माध्यम से होना चाहिए, लेकिन एक दावेदार के कौशल और गुणों का भी परीक्षण किया जाना चाहिए। या राजा को मंत्री की नियुक्ति करते समय अपने विश्वस्तों, दोस्तों और रिश्तेदारों की सलाह लेनी चाहिए था। अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को नियुक्त करना चाहिए। हालांकि मनु ने आगाह किया कि महान चरित्र की व्यक्तियों को महत्वपूर्ण पदों पर कब्जा करने के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए। मनु ने यह स्पष्ट किया कि शूद्रों का मंत्रिपरिषद में कोई स्थान नहीं है।